अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी परफेक्ट गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं आप कोशिश करें ईमेल कर दें। आप चाहें तो लिख के भेज सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही वियर्ड स्टोरी है, बहुत डिफरेंट स्टोरी है और मुझे यकीन है कि जब आप ये स्टोरी सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी और आप भी सोचेंगे कि इससे पहले इतनी खौफनाक, ये इतनी भयानक स्टोरी हमने नहीं सुनी है। ये स्टोरी हमें अफान साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि पिछले 30 सालों से ये लोग गुलशन मेमार में मुकीम हैं। अब जो लोग कराची में रहा करते हैं वो गुलशन मेमार से वाकिफ़ होंगे। गुलशन मेमार कराची पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सा इलाका है और उस इलाके में बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ मौजूद हैं। ये जो इलाका है ये पिछले 20 या 22 सालों से आबाद होना शुरू हुआ है। इससे पहले ये मुकम्मल तौर पे सुनसान था, वीरान था, या आप कह सकते हैं कि एक जंगल नुमा जगह थी जहाँ पे कोई भी नहीं रहा करता था। खैर, अफान साहब जब अब से 22 या 23 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो इनके फादर ने 240 गज का एक घर खरीदा था और उसको ग्राउंड +2 में तब्दील कर दिया था। अब क्योंकि इनकी जो फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इनकी फैमिली में टोटल 4 अफराद थे। इनके फादर, मदर, इनकी बहन और ये खुद। इनके फादर का शुरू से ही यही प्लान था कि ये जो ऊपर का हिस्सा है, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो चाहे सेकंड फ्लोर हो, इसको हमें किराए पे देना है ताकि यहाँ से कुछ आमदनी भी आ सके और ये जो अकेलापन है ये ख़त्म हो सके। अब गुलशन मेमार की ये जो सोसाइटी थी, जो कि आज बहुत मशहूर सोसाइटी है, उस वक्त यहाँ पे बाउंड्री वॉल तो मौजूद थी लेकिन सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह इंतज़ाम मौजूद नहीं था। 2 गार्ड्स थे जो मेन गेट के बाहर बैठा करते थे और उनमें से भी अक्सर एक गार्ड बैक साइड पे होता था और एक फ्रंट साइड पे होता था। ये बताते हैं कि इनके फादर ने मुख्तलिफ स्टेट एजेंट से रब्ता करना शुरू किया और उनको बताया कि मेरा जो घर है इसको मैं किराए पे देना चाहता हूँ। अब अगर आप 20-22 साल पहले या 25 साल पहले गुलशन मेमार की बात करें तो सच्ची बात यह है कि लोग वहाँ जाने से, वहाँ पे रहने से अवॉइड किया करते थे। पहली बात तो किराएदार मिला ही नहीं करते थे और अगर कोई मिल भी जाए तो किराया इतना कम देते थे कि उससे बेहतर था कि आप इस घर को किराए पे ना दें। और ऐसे ही हुआ कि इनके फादर जिस किराए की डिमांड कर रहे थे उस किराए पे कोई भी इस घर को लेने पे राजी नहीं था। इसी तरह 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, 1 महीना, 2 और फिर 3 महीने गुजर चुके थे। अब इनको मायूसी हो चुकी थी कि शायद कोई किराएदार नहीं मिलने वाला, लिहाजा ये लोग जहनी तौर पे तैयार थे कि अब अगर किराए पे उठता है तो उठे, अदरवाइज ऐसे ही खाली रहेगा। वैसे ही कुछ मजीद दिन गुजरे और एक रात मगरिब की नमाज के बाद एकदम से किसी ने दरवाजे पे नॉक करना शुरू किया। इत्तेफाक से घर में अफान साहब मौजूद थे और इनकी बहन मौजूद थी। खैर, जैसे ही इन्होंने ऊपर से झांका तो इन्होंने देखा कि गेट के बाहर की तरफ एक औरत खड़ी हुई है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और बज़ाहिर उसकी जो उम्र है वो 35 या 40 साल के दरमियान है। इन्होंने उस औरत से पूछा कि जी आपको किससे मिलना है।
वो कहने लगी कि मैंने सुना है कि ये जो घर है आप किराए पे देना चाहते हैं। अब ये सुन के अफान साहब बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम किराए पे देना चाहते हैं। तो उस औरत ने कहा कि आपके फादर से बात हो सकती है। इन्होंने बताया कि जो मेरे फादर हैं उनको आने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। अगर आप चाहें तो वेट कर लें या फिर कल आ जाएं। खैर वो जो औरत थी वो कहने लगी कि ठीक है, मैं 1 घंटे के बाद दोबारा आ जाती हूँ। ये बताते हैं कि अगले 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे फादर और मदर वापस आ चुके थे। और जब वो वापस आए तो मैंने उनको बताया कि एक आंटी आई थी जो हमारे घर को किराए पे लेना चाहती हैं। अब ये सुन के जो मेरे फादर थे वो बहुत खुश हुए और वेट करने लगे कि कब वो औरत वापस आती है और मेरे बाबा उनसे मामला तय करने के बाद उसको घर किराए पे दे देते हैं। खैर 1 घंटे बाद जब वो दोबारा से आई तो मेरे फादर से उन्होंने मुलाकात की। मेरे फादर ने उनको किराया थोड़ा सा बढ़ा के बताया क्योंकि मेरे फादर को यकीन था कि ये जो औरत है ये पैसे कम करवाएगी। खैर जैसे ही मेरे फादर ने किराया बताया तो वो जो आंटी थी वो फौरन से राजी हो गई। उन्होंने कहा कि हम कल ही अपना सामान लेके यहाँ पे आ जाएंगे। हम टोटल 3 बहनें हैं, हमारे वालिदैन मौजूद नहीं हैं और अगर आप चाहें तो कुछ महीने का एडवांस भी ले सकते हैं। खैर सारे मामला तय करने के बाद उन्होंने कल रात का टाइम दिया और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले दिन रात को कोई ट्रक आके रुकेगा, कोई सुजुकी आके रुकेगी और उस सुजुकी या ट्रक के अंदर इनका सामान मौजूद होगा। लेकिन हमें हैरानी जब हुई जब ये जो आंटी थी रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे हमारे दरवाजे को नॉक करने लगी। अब जैसे ही मेरे फादर ने उन आंटी को देखा तो उनके हाथ में 2 या 3 बोरे नुमा थैले मौजूद थे और उसको लेके वो अंदर आना चाहती थी। अब मेरे फादर नीचे गए, उन्होंने जाके दरवाजा खोला और वो उनसे पूछने लगे कि आपका बाकी सामान या फर्नीचर वगैरह कहाँ पे है। तो ये सुनने के बाद वो जो आंटी थी वो कहने लगी कि मेरा कुल सामान यही है। हाँ, मेरी 2 बहनें जो आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। खैर मेरे फादर ने उनको रास्ता दिया और कहा कि ठीक है, आप ऊपर जाएं और ऊपर जाके सामान रख दें। मेरे फादर बड़े हैरान थे कि इतने बड़े घर में जो कि 240 गज का घर है, ये औरत मेरे कहे हुए किराए पे राजी हो चुकी है और उसका जो टोटल सामान है वो 3 थैलों पे या 3 बैगों पे मुश्तमिल है। अगले दिन मेरे फादर ने एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई और जो ओरिजिनल चाबी थी वो उन्होंने अपने पास रख ली, जबकि जो डुप्लीकेट थी वो उन आंटी को हैंड ओवर कर दी। मेरे फादर ने शुरू में ही आंटी को बता दिया था कि हम लोग 11, साढ़े 11 बजे तक सो जाया करते हैं। आप भी कोशिश करिएगा कि रात के 11 बजे के बाद आना जाना ना करें। अच्छा, अब इसी तरह 2, 3, 4 दिन गुजर गए और जब से ये आंटी आई थी, ये जो हमारी किराएदार थी वो आई थी, पूरे दिन के टाइम में इनके घर में मुकम्मल खामोशी होती थी। लेकिन जैसे ही मगरिब होती थी तो उसके बाद से इनके घर में चलने की, बातें करने की या शोर शराबे की आवाज़ आया करती थी। ये भी हम लोगों के लिए बड़ा हैरान कुन था कि ये सिर्फ हमें रात के टाइम में ही नज़र आती हैं और जब सूरज निकला होता है या दिन के टाइम में कभी भी हमने इनको नहीं देखा। और एक अजीब बात ये थी कि ये जो आंटी थी मुसलसल एक ही कपड़े पहने हुए थी और वो जो कपड़े थे ब्लैक कलर के कपड़े थे। खैर 4-6 दिन बाद रात के तकरीबन 12 या साढ़े 12 बजे का टाइम था। इत्तफाक से जो मेरे फादर थे वो गैलरी में खड़े हुए थे और सिगरेट पी रहे थे। अब हमारी जो गैलरी थी उस गैलरी से जो हमारी सोसाइटी का गेट था वो बिल्कुल क्लियर नज़र आया करता था।
मेरे फादर ने देखा कि एक औरत है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और कपड़ों से या चलने के अंदाज से बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे कि हमारी किराएदार चला करती हैं या कपड़े पहना करती हैं। वो सोसाइटी के गेट से अंदर एंटर हुई है और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हमारे घर की तरफ बढ़ रही है। अब जैसे ही वो मजीद करीब पहुंची तो उसके हाथ में 2 थैले मौजूद थे और उसके पास भी तकरीबन वैसे ही थैले थे जैसे थैले लेके हमारी जो किराएदार आंटी थी वो हमारे घर में एंटर हुई थी। खैर, ये जो औरत थी ये बिल्कुल हमारे घर के सामने आके खड़ी हो गई और हमारे दरवाजे को नॉक करना शुरू किया। अब मेरे जो फादर थे वो ये सारा का सारा जो मंजर था ऑलरेडी ऊपर से देख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है। वो कहने लगी कि अभी 3-4 दिन पहले जो मेरी बहन है वो आपके घर में शिफ्ट हुई हैं, तो मैं उनकी ही बहन हूँ, उनको बता दें कि आपकी बहन आई है। खैर, मेरे फादर ने ऊपर जाके नॉक किया और नॉक करने के बाद जो आंटी थी उनको बताया कि आपकी बहन आई है। अब उनकी जो बहन थी उनको बुलाने के लिए जब मेरे फादर ने गेट खोला तो मेरे फादर बताते हैं कि इनका जो चेहरा था वो तकरीबन जो हमारी किराएदार आंटी थी उनकी तरह ही था और वैसे ही इन्होंने भी ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन इनकी जो आंखें थी, इन आंखों के गिर्द बहुत सारे हल्के मौजूद थे। खैर, वो अपने बैग लेके सीढ़ियों की तरफ गईं और सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर की तरफ चली गईं। अब उनके हाथ में जो 2 बैग मौजूद थे, उन बैग के अंदर से कुछ टपक रहा था। अब क्योंकि अंधेरा था तो मेरे फादर को क्लियरली नजर नहीं आया, लेकिन उनके जाने के बाद जब मेरे फादर ने लाइट जलाई और चेक किया तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर पूरे रास्ते में जगह जगह ब्लड के जो ड्रॉप्स हैं वो पड़े हुए हैं और यकीनन ये जो ब्लड के ड्रॉप्स हैं ये उस थैले में से या उस शॉपर में से गिरे हैं जो 2 थैले लेके इनकी बहन ऊपर चढ़ी थी। अब ये देखने के बाद जो मेरे फादर थे वो बड़े ताज्जुब का शिकार थे और 10 सवालात थे जो उनके जहन में मौजूद थे। मेरे फादर ने सोचा कि हो सकता है कि इन लोगों ने नया घर लिया है या नए नए किराए पे शिफ्ट हुए हैं। तो आमतौर पे जब भी लोग घर लेते हैं या किराए पे शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले गोश्त की सूरत में या किसी जानवर की सूरत में सदका दिया करते हैं। हो सकता है इनके हाथ में जो थैले मौजूद थे उनमें गोश्त मौजूद हो और ये सदका करना चाहते हो, इसीलिए शायद इन थैलों के अंदर ये गोश्त लेके यहाँ पे आई हैं। मेरे फादर जितना पॉजिटिव सोच सकते थे उतना पॉजिटिव वो सोच रहे थे और उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो किन के साथ जुड़ चुके हैं। इसी तरह तकरीबन 10-15 दिन मजीद गुजरे और उसके बाद सेम सीन हुआ कि रात के तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था और मेरे फादर यूजुअली जैसे सिगरेट पिया करते थे वैसे ही सिगरेट पी रहे थे और गैलरी से बाहर की तरफ झांक रहे थे। इन्होंने देखा कि जो सोसाइटी की एंट्रेंस है उस एंट्रेंस से एक औरत अंदर की तरफ आ रही है। वैसे ही उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए और बाकायदा एक बकरा है जिसको खींचती भी वो अपने साथ लेके आ रही है। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरे फादर को अंदाजा हो चुका था कि ये जो औरत है यकीनन ये जो हमारी किराएदार हैं उनकी तीसरी बहन है। और ऐसा ही हुआ कि जैसे ही वो घर के सामने आके रुकी तो उसने मेरे फादर से कहा कि गेट खोल दें, मैं ऊपर जो आपकी किराएदार हैं उनकी बहन हूं। अब ये जो कुछ हो रहा था ये सब कुछ हैरान कुन था और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये थी कि हमारी सोसाइटी में आमतौर पे जो औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं
वो बकरों को या इस तरह के पेट एनिमल्स को इतनी आसानी से कैरी नहीं कर सकती। एक औरत का एक बकरे को इस तरह खींच के लाना, जैसे कि आमतौर पे मर्द किया करते हैं, ये वाकई में बहुत अजीब था। बहरहाल मेरे फादर ने गेट खोला और गेट खोलने के बाद इनकी तीसरी बहन भी इस स्टेयर से होती हुई सीधी उनके घर के अंदर एंटर हो गई। अच्छा, जब आमतौर पे आप बकरे या इस तरह के जानवरों को घर में लेके आते हैं तो वो जो जानवर है वो शोर किया करता है। ख़ास तौर पे जब वो नई जगह जाता है तो बहुत ज़्यादा चीखा करता है। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, न उस बकरे की न किसी भी किस्म के शोर की आवाज़ ऊपर से नीचे आ रही थी। ये सब कुछ बड़ा स्ट्रेंज था और मेरे फादर मुसलसल ऑब्जर्व कर रहे थे। और अब तो हम सबको यकीन हो चला था, या हम लोग आपस में मजाक किया करते थे कि ऊपर जो 3 औरतें रहती हैं या 3 बहनें रहती हैं, इनका दिन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सूरज गुरूब होने के बाद घर से निकला करती हैं या इनकी आवाज़ें आया करती हैं। अच्छा, जो मेरे फादर थे उन्होंने इसके साथ साथ जो हमारा गार्ड था, जो कि गेट के बाहर बैठा करता था, उसको भी कहा था कि जब भी ये ख़वातीन जाएं और आएं तो नज़र रखा करो ये क्या लेके आती हैं, कहाँ से आ रही होती हैं और किस तरफ जा रही होती हैं। तकरीबन 15-20 दिन के बाद जब मेरे फादर ने उस गार्ड से पूछा कि कोई अपडेट दो कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया है, तो जो गार्ड था वो कहने लगा कि साहब, अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे फादर ने पूछा कि बताओ ऐसी क्या बात है। वो कहने लगा कि जो 3 बहनें जो आपके घर में किराएदार के तौर पे रहा करती हैं, ये पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर मुझसे तकरीबन 5 बकरे मंगवा चुकी हैं। और मेरी समझ ही नहीं आता कि जब मैं इनको बकरे ला के देता हूँ तो ये बकरे ऊपर ले आने के बाद कहाँ जाते हैं। ना मैंने आज तक उनको कटते हुए देखा है, ना मैंने उन बकरों को छत के ऊपर देखा है, और ना ही मुझे कभी उनकी आवाज़ आया करती है। और सबसे अजीब बात यह है कि आपके मुताबिक इस घर के अंदर जहाँ पे वो रहा करती हैं, इनका जो सामान है वो टोटल 5, 7 या 9 थैलों पे या बैगों पे मुश्तमिल है। और इस सामान के अलावा इनके घर में ना कोई फ्रिज है, ना कोई टीवी है, ना कोई रेफ्रिजरेटर है। तो कम से कम मेरी समझ से तो बाहर है कि इस दौर के अंदर इस सामान के बगैर ये लोग कैसे गुजारा किया करती हैं। चौकीदार की जो बात थी ये बड़ी माकूल बात थी, और ये सारी की सारी जो बातें थी वो मेरे फादर, मेरी मदर, इवन के हम भी सोचना शुरू हो चुके थे। खैर, बात आई गई हो गई, और उसके तकरीबन 5 या 6 दिन बाद जब मेरे फादर की दोबारा से चौकीदार से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि साहब, पिछले 5-6 दिन के अंदर अंदर इन्होंने मुझसे तकरीबन 3 या 4 दफ़ा मिठाई मंगवाई है। तो ये सुन के जो मेरे फादर थे उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है। ये सुनने के बाद वो जो गार्ड था वो कहने लगा कि मसला है, और वो जो मसला है वो ये है कि इन लोगों ने मुझसे 15-15 किलो मिठाई एक वक्त में मंगवाई है। और जब भी ये मुझसे मिठाई मंगवाती हैं या बकरा मंगवाती हैं तो ये मुझे हमेशा 3,000-4,000 रुपये ऊपर दिया करती हैं। इनका जो हुलिया है, इनके जो कपड़े हैं या इनका जो लिविंग स्टाइल है, उसको देख के कहीं से भी नहीं लगता कि ये लोग इतने पैसे वाले हो सकते हैं। मेरी समझ नहीं आता कि ये जो बकरा मंगवाती हैं उसका गोश्त कहाँ जाता है और उसको ज़िबा कौन करता है। इसके साथ साथ जो इन्होंने 15-15 किलो मिठाई मंगवाई है तो उसको भला ये 3 बहनें कैसे कंज्यूम कर सकती हैं। अब ये बातें सुनने के बाद मेरे जो फादर थे उनके सर से पानी
ऊंचा हो चुका था और वो डिसाइड कर चुके थे कि अगले दिन के टाइम में वो एक दो मोहल्ले वालों के हमरा, ख़ास तौर पे मेरे मामू के हमरा ऊपर जाएंगे, इनसे सलाम दुआ करेंगे और इनके बारे में मालूमात इकट्ठी करने की या जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मेरे फादर का यही ख्याल था कि जो 3 औरतें हैं जो हमारे ऊपर रहा करती हैं, ये नॉर्मल औरतें नहीं हैं, ये यकीनन जादूगरनी है, ये इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस करने वाली ख़वातीन हैं। अब मोहल्ले वालों को अपने साथ ले आना या मामू को अपने साथ ले आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये सिर्फ औरतें थीं और अगर मेरे फादर बग़ैर मोहल्ले वालों के या बग़ैर किसी की इजाज़त के खुद ब खुद अंदर चले आते तो मेरे फादर के ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर कोई इल्ज़ाम भी लग सकता था। बहरहाल अगले दिन दोपहर के तकरीबन 1 या 2 बजे का टाइम था। मेरे फादर मोहल्ले वालों को, ख़ास तौर पे 3 फैमिलीज़ को एतमाद में ले चुके थे और इत्तफाक से जो मेरे मामू थे वो भी पहुंच चुके थे। इन सब को लेके मेरे फादर ऊपर चढ़े और ऊपर जाने के बाद इन्होंने दरवाजे को नॉक करना शुरू किया। अब जैसे ही मेरे फादर ने दरवाजे को नॉक करना शुरू किया तो मुसलसल नॉक करने के बावजूद भी अंदर से ना कोई आ रहा था, ना किसी का जवाब आ रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब आधा घंटा हो चुका तो मजबूरन मेरे फादर ने कहा कि मेरे पास ओरिजिनल चाबी मौजूद है, इस चाबी के ज़रिए इस गेट को खोलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि ये जो 3 बहनें हैं या 3 जादूगरनियाँ हैं ये आखिर यहाँ पे क्या किया करती हैं। अब जैसे ही मेरे फादर ने चाबी लगाई और गेट खोला तो मेरे फादर बताते हैं कि गेट खोलते ही एक अजीब सी बदबू थी जो हम सबको आने लगी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये जो बदबू है ये गोश्त के सड़ने की या कुछ इस तरह की ही बदबू है। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जब मेरे फादर मज़ीद आगे बढ़े तो इनके साथ साथ 4-5 लोग थे जो मौजूद थे। अब जैसे ही ये लोग पहले कमरे के अंदर एंटर हुए तो इन्होंने देखा कि उस कमरे के अंदर 7 या 8 बकरों के सर मौजूद हैं। उन बकरों के जो धड़ थे वो गायब थे और वो जो सर का हिस्सा था वो भी वैसे मौजूद नहीं था जैसे कि आमतौर पे ज़िबा किया जाता है, बल्कि आप समझ लें कि सीने के ऊपर से मुंह तक का जो हिस्सा है वो हिस्सा मौजूद था। इसी तरह एक एक करके सारे के सारे कमरे चेक किए गए। उन तीनों चारों कमरों में ना वो आंटी मौजूद थी, ना उनकी बहनें मौजूद थीं, लेकिन हर कमरे में बकरे के सर मौजूद थे। इसके साथ साथ हर कमरे की दीवार पे खून से कुछ अजीब सी ज़बान में लिखा गया था। ये जो ज़बान थी ना ये उर्दू थी, ना ये हिंदी थी और ना ही इंग्लिश थी। खैर मुकम्मल तौर पे इस पूरे घर का जब जायज़ा लिया गया तो उसको देखने के बाद मोहल्ले वालों का भी यही ख्याल था कि आपके इस फ्लोर को जादू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब मेरे फादर डिसाइड कर चुके थे कि हो सकता है ये जो औरतें हैं, ये तीनों जो बहनें हैं, ये बाहर निकली हुई हों या इनको अंदाज़ा हो चुका हो कि हम लोग अगले दिन इनके घर में जाने वाले हैं तो ये वहाँ से गायब हो चुकी हों। लेकिन जब भी ये वापस आएंगी तो इनको सीधा सीधा पुलिस के हवाले किया जाएगा। और ये सब जो बातें थीं ये सिर्फ खाम ख्याली थीं, क्योंकि ना उन आंटी को, ना उन बहनों को, इन तीनों औरतों को ना वापस आना था और ना ही वो वापस आईं। खैर कुछ दिनों के बाद मेरे फादर ने इस पूरे फ्लोर को मुकम्मल तौर पे वॉश करवाया और वॉश करवाने के बाद यहाँ पे मुसलसल कुरान खानी करवाई। इस वाक़ये को गुजरे हुए तकरीबन 20-22 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी हम लोग इसको याद करते हैं तो हमारे ऊपर एक अजीब सा खौफ है जो तारी हो जाता है। ये जो मिस्ट्री थी ये हमेशा अनसॉल्व रहेगी
कि वो जो 3 औरतें थीं या 3 बहनें थीं वो कौन थीं। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, आप सबको, आपकी फैमिलीज़ को सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।